गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से आज हम आपकी एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव इधर उधर किस लिए घूमते थे? भोजन की तलाश में। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आखेटक का मतलब होता है शिकारी या शिकार करने वाला, और उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह क्योंकि वो जो है शिकार करके ही अपना जो खाद्य संग्रह यानी भोजन जो इकट्ठा करते थे, और इसी भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से जाना जाता है। आमतौर पर वो खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, चिड़िया पकड़ते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे आदि इकट्ठा किया करते थे। उसके बाद लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसे कई जानवर थे जो हमसे ज़्यादा ताकतवर थे और हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते थे। इसलिए उन्हें जानवरों को पकड़ने के लिए और शिकार करने के लिए जागरूक और सतर्क रहना पड़ता था। साथ ही साथ कई प्रकार के ऐसे पौधे होते थे, उन्हें ये पता करना होता है कौन सा पौधा जो है वो खाने के योग्य है और कौन सा नहीं है। यानी कई तरह के विषैले पौधे भी होते थे। साथ ही फलों के पकने के समय की भी जानकारी जरूरी होती थी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि आखेटक खाद्य समुदाय जो था, संग्राहक समुदाय जो था, उसके लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे। इसके पीछे कम से कम इन्होंने 4 कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण बताए हैं, अगर वो एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो वहाँ पे आसपास के पौधे फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में दूसरे जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण इन्होंने बताया है, ये जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और उनके पीछे पीछे ही उनका शिकार करने के लिए उन जानवरों का इन्हें भी जाना पड़ता था। तीसरा कारण है, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में लगते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण था, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवन संभव नहीं होता, और पानी जो है वो नदियों झीलों और झरनों से मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में जाना पड़ता था, यानी ये पानी के लिए इधर उधर घूमते थे। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। अब देखते हैं आरंभिक मानव की खोज में हमें जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, और जो औजार वो बनाते थे इनमें से कुछ औजार फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, कुछ पेड़ों की छालों को काटने और जानवरों की खाल उतारने के लिए प्रयोग होते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यानी कि जो आरंभिक मानव था उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है? हमें औजार मिले और उन औजारों से हमें उनके बारे में बहुत जानकारी मिलती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है रहने की जगह निर्धारित करना। अब इसमें दिखाया गया है मानचित्र 2 को देखें। ये देखो, ये मानचित्र दिख रहा है आपको। जहाँ पे भी आपको जैसे कि ये वाला स्थान दिख रहा है, भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, हुसगी, ये सब वे पुरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थान हैं। मानचित्र में कुछ ही स्थान दिखाए गए हैं, और लेकिन कुछ जो थे वो पुरा स्थल नदियों और झीलों के भी किनारे पाए गए हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें, और जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। जहाँ पर लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहते थे? उद्योग स्थल। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है?
कैसे मिलती है कि हमें आमतौर पर ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वो ठीक नहीं बने। तो हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी इस तरह से मिलती है। साथ ही औजार बनने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी जो है लोग वहाँ पर कुछ ज़्यादा समय तक रह जाते थे, तो उन स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल भी कहते हैं। भीमबेटका मैंने आपको दिखाया था, कहाँ पर है, यहाँ पर आधुनिक मध्य प्रदेश जो है हमारा वो भीमबेटका है। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। उनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते थे जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है, इस वाले चित्र में दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। यानी कि इन लोगों को बारिश, धूप और हवा से बचने के लिए गुफाओं में रहना पड़ता था। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो कि नर्मदा घाटी के पास में है। अब नेक्स्ट देखते हैं पुरास्थल। पुरास्थल जो है उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। किसे कहते हैं पुरास्थल? जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वो उन्हें वहीं छोड़ गए। उन स्थलों को क्या कहते हैं? पुरास्थल। ये ज़मीन के अंदर, ऊपर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हम जो है नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अब पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीके से बनाया जाता था। एक तो कैसे बनाते थे? पत्थर से पत्थर को टकराकर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आपको, पत्थर से पत्थर को टकराकर। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लेते थे और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ी की तरह इस्तेमाल करते थे, और इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार उपकरण न बन जाए। और दूसरे तरीके जो था वो था दबाव शल्क तकनीक। यानी पाषाण उपकरणों का निर्माण प्राय दो तरीके से किया जाता था। एक तरीके से पत्थर को टकराकर और दूसरा दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ीनुमा पत्थर से शल्क किए जाते थे जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते थे। अब इसके बाद देखते हैं आग की खोज। जब मानव ने आग की खोज भी कर ली थी, आरंभिक मानव ने, अब कैसे की थी? मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ढूंढो। मानचित्र 2 में आप कुरनूल की गुफाएं देखो, मैंने आपको दिखाया था। कहाँ है कुरनूल गुफाएं? ये रही, ये वाला एरिया। तो कुरनूल गुफाएं जो थी वो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? राख के। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना भी सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। इसके बाद बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या बन गई इस काल में? मछली। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया था। यानी कि जो है भोजन के लिए जो है वो मछली का इन्होंने महत्वपूर्ण स्रोत बना लिया था, और ये लोग गेहूं, जौ और धान को भी इकट्ठा करने लगे थे। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।